गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे क्लास 12th में पृष्ठीय रसायन और उसका लास्ट अपने चैप्टर का पार्ट है 9। क्लियर। अब इसमें क्या अपने पढ़ रहे थे, कोलाइड के गुण पढ़ रहे थे, जिसमें अपने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तीसरा नंबर का जो पॉइंट आता है वो है विद्युत कण संचलन। ठीक है, ये क्या होता है कि ये कहता है कि कोलाइडी कणों पर क्या एक समान आवेश होता है, या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। ठीक है, और जब मैं कोलाइडी कणों पर क्या करता हूं, उच्च विद्युत क्षेत्र अप्लाई करता हूं, लगाता हूं, तो वो क्या है, एक दिशा में गति करते हैं। प्लस के होंगे तो माइनस की तरफ गति करेंगे, और माइनस होंगे तो किस की तरफ गति करेंगे, प्लस की तरफ गति करेंगे। इस तरह का गुण, कोलाइडी कणों का गुण क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है। क्लियर है बच्चों। तो इसमें अपने फटाफट से लिख लेंगे कि कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश पाया जाता है। आवेश पाया जाता है। क्लियर। या धनावेश होगा, ऋणावेश होगा। क्लियर। जब इन पर उच्च विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं। क्लियर। ठीक, करते हैं। कोलाइडों का यह गुण विद्युत कण संचलन कहलाता है। मान लो आपके पास क्या है बच्चों, कि ये अपने पास कोई पड़ा है, ये अपने एक आकार की यू आकार की नली ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अपने पास क्या है, एक तो धनावेशित इलेक्ट्रोड है और एक अपने पास क्या है, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने इसके अंदर क्या भर दिया, कोलाइडी विलयन भर दिया कोई। ठीक है, और कोलाइडी विलयन पर कोई एक सा चार्ज मैंने रख दिया। मैंने कह दिया इन पे कोलाइडी विलयन पर चार्ज कौन सा, ऋणावेश है, तो मैंने ये कोलाइडी विलयन पर चार्ज ऋणावेशित कोलाइड भरा हुआ है इसके अंदर। अब जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया हुआ तो कोलाइडी क्या करना, आपस में ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। क्लियर। हाँ, ये क्या है, बिखरे हुए पड़े हैं अपने पास इस हिसाब से। क्लियर, सिंपल है ये। जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाता कोलाइडी विलयन में से ये आयन क्या है, बिखरे रहते हैं। नीचे अंदर क्या भर दिया मैंने, कोलाइड भर दिया, कोलाइड। ठीक है, और ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोड। ये धन इलेक्ट्रोड है और वो ऋण इलेक्ट्रोड है। जैसे ही मैंने विद्युत क्षेत्र प्रवाहित किया तो ये कोलाइडी विलयन क्या करेंगे, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे, यानी ऋण आवेश है तो धन आवेश की तरफ गमन करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या होगा, देखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या होता है ये। ठीक है, ये अपने पास धनावेश
और ये कौन सा है, ऋणावेश स्थिर इलेक्ट्रोड। अब विद्युत क्षेत्र लगाने पर सारा ऋणावेश कहाँ गति करता है, ऊपर की तरफ गति करता है और एक साइड इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से गति करता है। और सारे ऋणावेश किसकी तरफ चले जाएंगे, धनावेश की तरफ चले जाते हैं। ये अपने विलयन में से आयन किधर की तरफ गति कर देंगे, धनावेश की तरफ गति करेंगे। तो इसे क्या बोला जाता है, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन। तो सिंपल सी बात है, कोलाइडी कणों पर एक आवेश होता है और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं। अब नोट में एक बात लिखते हैं बच्चों, क्या नोट में अपने एक बात लिखते हैं। नोट में क्या लिखेंगे, नोट में अपने सिंपल सी बात लिखेंगे, क्लियर, कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो वैद्युत कण संचलन का उपयोग, कण संचलन का उपयोग कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक के रूप में होता है, क्लियर। ये क्वेश्चन में आ चुका है एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वैद्युत कण संचलन, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग धुएं के शुद्धिकरण में उपयोग होता है। इसका उपयोग धुएं के शुद्धिकरण में होता है, शुद्धिकरण में होता है, क्लियर। तो धुएं के शुद्धिकरण में किसका उपयोग होता है, कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक का, ठीक है। अब अपने हेडिंग डाल देते हैं, कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक क्या होता है। ये कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक, तो इसमें क्या करते हैं, तो ठीक है, बात ये आती है धुआं। पहली बात तो क्या है, धुआं एक प्रकार का कोलाइड है, तो लिख देते हैं पहली बात, इसके अंदर ही है। धुआं भी एक प्रकार का कोलाइड है, जिसमें माध्यम वायु में धूल के कण या मिट्टी के कण अपने बोल दे, या धूल के कण फैले रहते हैं, क्लियर। क्या है अपने पास, इसमें धूल के कण क्या हुए, फैले हुए रहेंगे। तो शेप कैसे होती है देख लेते हैं, शेप एक सिंपल सी शेप बना लेते हैं, ये ऐसे, ये इस हिसाब से, ऐसे, ये अपने पास, ठीक है। इसमें हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है, ये वोल्टेज, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड है, ठीक है। नाम रख देता हूँ मैं, ये यहाँ से क्या धुआं जाता है, क्या जाता है बच्चों, धुआं जाता है। और यहाँ पर क्या है, ये राख है, क्लियर। ये छड़ अपने पास जो है हाई वोल्टेज वाली छड़ है, ठीक है।
इलेक्ट्रोड। क्लियर? ये अपने पास कोटरेल धूम्र अवक्षेपक है। क्लियर? तो ये राख कौन सी? अवक्षेपित राख है, अवक्षेपित राख। और इसके अंदर से क्या होता है, लास्ट में अपने पास निकलती है कार्बन कणों से मुक्त गैसें, वो यहां से निकलती है। तो कार्बन कणों से मुक्त गैस से। अब देखो ये अपने पास इसका डायग्राम है, कोटरेल धूम्र अवक्षेपक। कोटरेल अवक्षेपक काफी सिंपल सी थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि धुआं एक प्रकार का कोलाइड है, जब इसमें से पास होगा, क्लियर, तो मैं क्या करूंगा कि ये धुआं होता है कि अपने सेहत के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। अब इसको क्या होगा, अगर फैक्ट्रियों से सीधे अपने हवा में छोड़ देंगे तो क्या होगा, अपनी सेहत के लिए हानिकारक होगा। इसलिए इसे शुद्ध करना पड़ता है। इसलिए क्या चिमनियों में, बड़ी बड़ी चिमनियों में बहुत उच्च विद्युत धारा वाले इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड। जैसे धुआं इसमें से जाएगा, अपने करंट प्रवाहित कर देंगे, हाई वोल्टेज धारा प्रवाहित करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो कोलाइड होता है धुएं पर, क्या होगा, एक आवेश होगा और वो क्या होंगे, यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और बची क्या, सिर्फ शुद्ध गैस बचेगी और वो क्या होगी, ऊपर से निकल जाएगी। काफ़ी सिंपल है। तो इसमें कॉन्सेप्ट में अपने ज़्यादा माथापच्ची नहीं करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये छोटा सा डायग्राम है कोटरेल धूम्र अवक्षेपक का। क्लियर? अब लिख देंगे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है, के लिए हानिकारक होता है, हानिकारक होता है। अब ये फैक्ट्रियों से जो धुआं निकला है वो क्या है, हमारी सेहत को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है? इसलिए चिमनी के अंदर क्या लगा रहता है, कोटरेल धूम्र अवक्षेपक लगा रहता है। इसलिए चिमनी के अंदर कोटरेल धूम्र अवक्षेपक लगा रहता है, कोटरेल धूम्र अवक्षेपक लगा रहता है, अवक्षेपक लगा रहता है, जो धुएं का शुद्धिकरण करता है, जो क्या करता है, धुएं का शुद्धिकरण करता है। अब ये क्या करेगा, कोटरेल धूम्र अवक्षेपक धुएं का शुद्धिकरण करता है। ठीक है? अब बात आती कोटरेल धूम्र अवक्षेपक में होता क्या है, तो मैं लिख देता हूं, कोटरेल धूम्र अवक्षेपक में, कोटरेल धूम्र अवक्षेपक में उच्च विद्युत धारा वाले इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। और ये इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, उच्च विद्युत धारा का क्या करेंगे, प्रवाहन करते हैं। ठीक है? क्या करेंगे ये उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे विपरीत आवेशित आयन क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित होकर नीचे
जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रोड पर जाके जमा हो जाते हैं और नीचे क्या बच जाती है? सिर्फ राख राख बच जाती है। जैसे विपरीत आवेशित आयन इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं, पर जमा हो जाते हैं। हो जाते हैं और अवक्षेपित राख नीचे जमा हो जाती है। हो जाती है और धुएं का शुद्धिकरण हो जाता है। हो जाता है। ये सिंपल सी थ्योरी थी। क्लियर? अब बात करते हैं कि अपने तो बात कर ली कि आवेश होता है आयनों पर। क्लियर? और आवेश कैसे आता है उसकी बात करते हैं। क्लियर? तो वो है कोलाइडी कणों पर आवेश, इसी के अंदर है। ठीक है, तो मैं डाल देता हूं कोलाइडी कणों पर आवेश। क्या सिद्धांत है इसका? कोलाइडी कणों पर आवेश। अब क्या करते हैं, आवेश कैसे आएगा? क्लियर? अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अमीर कहलाऊंगा। क्लियर? अगर नहीं है तो मैं क्या कहलाऊंगा? गरीब कहलाऊंगा। क्लियर? तो इसे बोलते हैं आयनों का अधिमान्य अधिशोषण, यानी जिस टाइप का मैं आयन अपने ऊपर अधिशोषित करूंगा वही मेरे पास चार्ज है। अगर मैंने पॉजिटिव आयन अधिशोषित किया तो ही मेरे पास क्या होगा? धनावेशित कोलाइड बनेगा। तो मैं लिख देता हूं आयनों का अधिमान्य यानी ऊपर अधिमान्य अधिशोषण अधिशोषण। क्लियर? सिंपल सी थ्योरी है, इसको अपने फटाफट से क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे। आयनों के अधिमान्य अधिशोषण में क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि कोलाइडी कण क्या करते हैं? अपने ऊपर आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं जिसके अनुसार उन पर आवेश आता है। यानी कोलाइड जो होगा वो अपनी सतह पर जिस प्रकार के आयन का अधिशोषण करेगा वैसा ही चार्ज। तो मैं कर लिख देता हूं कोलाइडी कण अपनी सतह पर आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं, अधिशोषण कर लेते हैं जिसके कारण उन पर आवेश आता है। क्लियर? जैसे अपने पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोई सोल है। ठीक है, हाँ, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है और इसकी सतह पर क्या है? आपने Fe+3 का, इसने Fe+3 का अधिशोषण कर लिया। तो ये कौन सा हो गया अपने पास? धनावेशित, यानी सतह पर कौन सा है? धनावेशित कोलाइड। समझ आ रही है बात? तो काफी सिंपल तरीका है, इसको अपने और बढ़िया तरीके से समझा देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, याद क्या रखना है? कोलाइड केवल अपने सम आयन का ही अपनी सतह पर अधिशोषण करता है। तो सम आयन के बारे में लिख लेते हैं। सम आयन क्या होता है? मान लो ये है अपने पास FeOH3, इसका सम आयन क्या है? Fe+3,
या OH माइनस, ठीक है। तो मैं लिखता हूं जो आवेश, जो आयन इसके अंदर उपस्थित हो केवल अपने सम आयन का ही अपनी सतह पर अधिशोषण करता है, अधिशोषण करता है और उसके अनुसार ही इस पर आवेश आता है, अनुसार ही उस पर आवेश आता है। क्लियर? एग्जाम्पल, FeOS3 में FeCl3 मिलाने पर धनावेशित कोलाइड बनता है। तो देखो ये अपने पास FeOS3 है, OS3, क्लियर। मैंने क्या FeCl3 लिया, FeCl3 को मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो FeCl3 टूटेगा तो किस में टूटेगा, Fe+3 और Cl- में, इसमें टूटेगा, 3 Cl- बनते हैं। तो अब बताओ इस FeCl3 मिलाने पर इसका समायन कैसा है, Fe, तो इसके अंदर सिर्फ क्या है Fe+3 इसका समायन है इसके जैसा, तो फिर ये क्या करेगा, अपनी सतह पर Fe+3 का ही अधिशोषण करेगा। तो क्या बनेगा अपने पास, धनावेशित कोलाइड बन जाता है। आसान, तो काफी आसान चीज है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या किया मैंने, AgNO3 लिया और एक Ki मिला दिया इसके अंदर, ठीक है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस Ki, तो क्या बना, AgI का क्या बना, सोल बन गया, ठीक है, प्लस KNO3। ये सिंपल सी बात है, क्लियर। और AgNO3 को K में मिलाएंगे तो AgI पर क्या आवेश आएगा, AgNO3 को में Ki मिलाने पर, Ki मिलाने पर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें अपने पास क्या बना, Ag प्लस और I माइनस, क्या हुआ अपने बच्चों, Ag प्लस और AgI माइनस, और ठीक है Ag प्लस Ki माइनस। तो इसमें देखो AgI के ऊपर कौन सा आवेश आ गया, I माइनस। तो यहां पर अपने को देखना क्या है कि इसके ऊपर कौन सा आवेश आया, आयोडीन उसकी सतह पर अधिशोषित हो गया, क्लियर। यहां पर अपने को देखना है कि जितना AgNO3 था वो रिएक्ट करके Ki से क्या बना लिया, AgI बना लिया, ठीक है। अगर इसके अंदर Ki की मात्रा ज्यादा होगी तो Ki से अपने पास क्या आया बच्चों, K प्लस और I माइनस, और ये अधिक मात्रा में होने के कारण इसकी सतह पर क्या होगा, आपके आयोडीन का ही आवेश आएगा। तो क्या बन जाएगा अपने पास, ऋणावेशित कोलाइड बन जाएगा। AgI यहां पर क्या है, ऋणावेशित है, क्लियर। तो मैं लिख देता हूं इसके अंदर सिंपल बात, AgNO3 तथा Ki की अभिक्रिया से AgI बनेगा, क्लियर। और AgI पर क्या आवेश होगा,
ठीक है, वो इस बात पर निर्भर करता है, बात पर निर्भर करता है कि कौन सा विद्युत अपघट्य अधिक मात्रा में है। निर्भर करता है कि कौन सा विद्युत अपघट्य अधिक मात्रा में है। अपघट्य अधिक मात्रा में है। मात्रा में है, सिंपल बात। अगर AGI में, अगर इसकी विक्रिया में अगर अपने पास KI अधिक मात्रा में है तो क्या होगा, अपने पास ऋणावेशित कोलाइड बन जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब कि AGI में अगर अपने पास AgNO3 ज़्यादा है, क्लियर, मान लो ये विक्रिया चल रही है, अगर ये अपने पास है KI ज़्यादा है तो कौन सा बनेगा, ऋणावेशित बनेगा। क्लियर? सिंपल। ये आपके पास सिंपल सा देखो, AgNO3 Ag प्लस I माइनस, क्लियर, K प्लस और I माइनस, तो आयोडीन KI ज़्यादा है तो इस पर आवेश क्या आ गया, माइनस का आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि AgNO3 व KI की अभिक्रिया से इस बार ज्यादा क्या अपने पास AgNO3 टूटेगा तो क्या बनेगा, Ag प्लस बनेगा। ठीक है, तो इस बार अपने पास AgI है, I अधिक मात्रा में क्या है, Ag है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Ag प्लस। तो ये अपने पास कौन सा कोलाइड बन गया, धनावेशित कोलाइड बन गया, धनावेशित कोलाइड। यानी अपने पास कोलाइड पर कौन सा आवेश होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि अभिक्रिया में लेने वाला अपने पास पदार्थ कौन सा विद्युत अपघट्य है, कौन सा अधिक मात्रा में है। अगर अपने पास K अधिक मात्रा में तो आवेश कौन सा होगा, ऋणात्मक, और अगर AgNO3 अधिक मात्रा में तो आवेश कौन सा होगा, धनात्मक आवेश होगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं इसकी छोटी छोटी पॉइंट की तरफ। ये अपने पास क्या है, एक कोलाइड है, ठीक है, मान लो सोल है, सोल, ठीक है, ये सोल के ऊपर एक पहली परत होती है। कौन सी परत होती है बच्चों, पहली परत होती है। क्लियर? जिसे अपने बोलते हैं विसरित परत। ये विसरित परत है, प्लस लिख देते हैं। मान लो कोई धनावेशित है, कोई एक आवेश वाली अपने धनावेशित मान लिया, ये दूसरी परत बना देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अपने साइज को। यहाँ लिख देते हैं, ठीक। कि कोलाइडीकरण किसी एक आवेश को अपनी सतह पर, ठीक है, आवेश या आयन लिख देते हैं, आयन को अपनी सतह पर अधिशोषित करके, शोषित करके आवेश की एक परत का निर्माण करते हैं, एक परत का निर्माण करते हैं। जिसे विस्तृत परत कहा जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विस्तृत परत कहा जाता है। यह आवेश की पहली परत है, ठीक है, यानी पहली परत जो फैली हुई रहती है। क्लियर? अब पहली परत के बाद क्या होता है, ये पहली परत किसी और परत का अपनी सतह पर अधिशोषण करेगी,
यानी प्लस है तो किसका अधिशोषण करेगी, माइनस का, तो यहां पर मैं माइनस वाला लगा देता हूं। सिंपल। तो इसके बाद ये परत कौन सी है, विसरित परत। तो विसरित परत क्या होती है, पहली परत, सबसे पहली परत होती है वो क्या होती है, अपने पास सोल के ऊपर फैली हुई रहती है, ठीक है। तो लिखेंगे दूसरी बात, पहली परत के बाद यह परत अन्य आयनों का भी अपनी सतह पर अधिशोषण करती है। और ये अधिशोषण कौन सी परत कहलाती है, ये कहलाती है अपने पास गतिशील परत कहलाती है। कौन सी, गतिशील परत कहलाती है। पहली परत विसरित परत, लिख देता हूं मैं यहां पर, विसरित परत। दूसरी परत गतिशील परत, यानी ये क्या होती है, गतिशील होती है, यानी इससे दूर होती है, तो इसे जब मर्जी चाहो हटा भी सकते हैं और गति करके इसको हटाते हैं, गतिशील परत। अब ये जो अपने पास होती है इसे बोलते हैं, इन दोनों परतों को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत, इन आवेशों की परत को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे आवेश की इस दोहरी परत को, इस दोहरी परत को हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत कहते हैं, परत कहते हैं। अब क्या होती है, ये दो परत होती है, इनके बीच में क्या होता है, इन दो परतों के पृथक्करण में एक विभव कार्य करता है जिसे बोलते हैं जीटा विभव, ठीक है। यानी विसरित परत और गतिशील परत को अलग करने में एक विभव कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं, जीटा विभव, ठीक है। इस दोहरी परत में आवेश के पृथक्करण के कारण एक विभव कार्य करता है, वो लिख देंगे। इस दोहरी परत में आवेश के पृथक्करण के कारण एक विभव कार्य करता है जिसे जीटा विभव कहते हैं, जीटा विभव कहते हैं। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है बच्चों। तो अब अपने क्या पढ़ेंगे, अब अपने पढ़ेंगे बेसिक सी बातें जो अपने क्या रेगुलर काम में आने वाली है, क्लियर। अब देखो, वो है अपने पास तीसरा प्रभाव के बाद में अपने में आता है चौथा प्रभाव, ठीक है। उसके बाद में अपने इमल्शन वगैरह पढ़ के इस चैप्टर को खत्म करेंगे। चौथा अपने पास टिंडल प्रभाव, कौन सा है, टिंडल प्रभाव। वैद्युत कण संचलन हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं टिंडल प्रभाव, काफी बार पढ़ा होगा अपने पास, कोलाइडों का विशेष गुण है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है बच्चों, टिंडल प्रभाव में अपने कॉन्सेप्ट है बड़े बढ़िया तरीके से समझना है। तो इसमें अपने क्या लिखेंगे, ठीक है। कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, बड़ा आकार होता है, और बड़ा आकार होने के कारण जब इसमें से प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है। तो मैं लिख देता हूं, कोलाइडी कणों का आकार
बड़ा होने के कारण बड़ा होने के कारण इसमें से जब प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है इसे क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ कोलाइडी कण ही दिखाएंगे, क्या होगा? तो सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं अपने। देखो, ये अपने पास है टॉर्च। ठीक है, क्या है? टॉर्च। ये अपने पास क्या है? ये ले लिया अपने पास वास्तविक विलयन। कौन सा? वास्तविक विलयन। और ये अपने पास ले लिया कौन सा? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन। अब यहां से प्रकाश क्या है अपने पास से निकल रहा है? ये प्रकाश पुंज है। ठीक है, क्या है? प्रकाश पुंज जाएगा। वास्तविक विलयन के कण क्या छोटे होते हैं, इसलिए प्रकाश का पथ नहीं दिखाई देगा, सीधा चला जाएगा। परंतु जैसे ही कोलाइडी विलयन की तरफ जाएंगे तो कोलाइडी विलयन क्या होगा? ये प्रकाश का पथ दिखाई देगा। ये प्रकाश का पथ दिखाई देता है, प्रकाश का पथ। तो ये सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। तो ये है कि जब कोलाइडी विलयन में से प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण प्रकाश का पथ दिखाई देता है। इसे क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। ठीक है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इसका उपयोग किस में करते हैं? देखो, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर विभेद के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? अब ऐसा क्यों होता भाई? प्रकाश का पथ दिखाई देता, वो बात भी लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं? कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिसके कारण देता है। क्लियर? आसान है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग वास्तविक तथा कोलाइडी विलयन में विभेद करने के लिए किया जाता है। विभेद करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, वो लिखेंगे अपने एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल फर्स्ट, तारों का टिमटिमाना। ये भी क्या है अपने पास? टिंडल प्रभाव के उदाहरण हैं। और कौन कौन से हैं? और है आकाश का नीला रंग। ठीक है, आकाश का नीला रंग। ठीक है,
अंधेरे कमरे से रोशनी का पथ दिखाई देना, अंधेरे कमरे में सूक्ष्म छिद्र से रोशनी का पथ दिखाई देना, ये भी अपने पास किसका उदाहरण है? टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। क्लियर है बच्चों? तो ये है अपने पास सिंबल सी बात, ये है टिंडल प्रभाव। अब कुछ एक आधा क्वेश्चन है वो अपने डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन करते हैं। उपयोग के सीधे छोटे से क्वेश्चन है, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट और सल्फर सॉल्ट का उपयोग किस में किया जाता है? क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, सिल्वर सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट तथा सल्फर सॉल्ट का उपयोग किस में किया जाता है? तो पॉइंट बना के लिखेंगे आंसर में। तो सिल्वर सॉल्ट से क्या एक ऑर्जिरोल औषधि बनती है, ठीक है, जिसे आंखों का लोशन में किया जाता है। तो पहले लिख देते पॉइंट बना के, सिल्वर सॉल्ट से आंखों के लोशन, एक लोशन आता है आंखों का लोशन जिसका नाम आर्जिरोल, रोल का निर्माण किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? अब बात करते हैं गोल्ड सॉल्ट। गोल्ड सॉल्ट क्या होता है? एक अंतःपेशी इंजेक्शन होता है एक टाइप का, ठीक है, मसल पेन में लगाया जाता है। तो मैं लगा देता हूं, गोल्ड सॉल्ट का उपयोग अंतःपेशी इंजेक्शन में किया जाता है, मेन पॉइंट लिखा रहा हूं आपको, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आने वाले। उसी तरह सल्फर सॉल्ट का कहां करेंगे? सल्फर सॉल्ट का उपयोग अपने कहां करेंगे? चर्म रोग में करते हैं, ठीक है। सल्फर सॉल्ट कहां करते हैं? चर्म रोग में लगाया जाता है। एक आधा, ठीक है, अपने और लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट पे अपने आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। उसका उपयोग कहां करते हैं? जब पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है तब उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका नाम है MgOH2, क्लियर, का उपयोग पेट की गड़बड़ी दूर करने में किया जाता है। गड़बड़ी, पेट खराब हो ना कई बार, तब करते हैं। जाता, ये सिंपल सी बात, ठीक है। ये तो हो गया पॉइंट। अब अपने पास छोटे छोटे पॉइंट पड़े हैं, ठीक है, वो जैसे रक्षी कोलाइड, इमल्शन और उसके गुण, ठीक है। रक्षी कोलाइड क्या होता है? इसमें गोल्ड नंबर वगैरह आते हैं, क्लियर। तो वो भी अपने अभी कर लेते हैं फटाफट से। रक्षी कोलाइड होता क्या है? ठीक है, जिसे बोलते हैं रक्षण क्षमता,
रक्षी कोलाइड। क्या होता है बच्चों रक्षी कोलाइड? अब अपने पास क्या होता है, कोई द्रव विरागी कोलाइड पड़ा है। क्या पड़ा है? द्रव विरागी कोलाइड, ठीक है। और उसमें अपने विद्युत अपघट्य मिला दें तो उसका क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। तो पहली बात अपने लिखते हैं, सामान्यतः द्रव विरागी कोलाइड में वैद्युत अपघट्य मिलाने पर उसका स्कंदन हो जाता है। क्लियर? अब मैं इसके अंदर क्या मिला दूं? इसका स्कंदन रोकने के लिए मैं इसके अंदर कुछ मात्रा में द्रव विरागी कोलाइड मिला दूं, ठीक है। तो द्रव विरागी कोलाइड का स्कंदन नहीं होता, ठीक है, स्कंदन हो जाता है। अगर इसमें कुछ मात्रा में द्रव रागी कोलाइड मिला दिया जाए तो द्रव विरागी कोलाइड का स्कंदन रुक जाता है। स्कंदन रुक जाता है। क्लियर? ये सिंपल सी बात है। तो इससे क्या होता है? कोलाइड का स्कंदन रुक जाता है। क्लियर? और इस क्रिया को कहते हैं रक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षण कहते हैं। और काम में आने वाले कोलाइड क्या कहलाते हैं? जो अपने पास द्रव विरागी कोलाइड क्या कहलाता है? रक्षी कोलाइड कहलाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को रक्षण कहते हैं। तथा काम में आने वाला कोलाइड रक्षी कोलाइड कहलाता है। क्लियर? तो ये सिंपल सी बात है, इसे अपने याद रखेंगे। रक्षी कोलाइड के उदाहरण गोंद, स्टार्च, ठीक है। एग्जाम्पल अपने पास गोंद, स्टार्च आदि, जिलेटिन भी होता है। क्लियर? ठीक है। आगे लिखते हैं इसके अंदर, किसी कोलाइड की रक्षण क्षमता, नोट डाल के लिखते हैं, किसी कोलाइड की रक्षण क्षमता स्वर्ण संख्या में मापी जाती है। स्वर्ण संख्या बोलते हैं गोल्ड नंबर में मापी जाती है। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि मैं किसी कोलाइड को 10 ग्राम मिला रहा हूं, ए कोलाइड अपने पास 10 ग्राम और मैंने बी कोलाइड मिलाया 0.2 ग्राम, तो दोनों से क्या बराबर रक्षण हो जाता है? तो ज्यादा कौन सा बढ़िया है? बी वाला, क्योंकि उसकी थोड़ी सी मात्रा मिलाई और क्या हो गया? स्कंदन रुक गया है। क्लियर? तो अब क्या होता है, जो जिलेटिन होता है उस बढ़िया माना जाता है। जिलेटिन की
स्वर्ण संख्या सर्वाधिक होती है, यानी सबसे बढ़िया रक्षी कोलाइड है। ठीक है, और सर्वाधिक का मतलब 0.001, 0.05 ऐसे कम है, यानी कम मात्रा में ले तो रक्षण क्षमता ज्यादा होगी ना। ठीक है, ठीक है। अब स्टार्च स्वर्ण संख्या कम होती है। होती कितनी है स्टार्च की, बताओ? स्टार्च की होती है 20 से 25, ये तो ज़्यादा होगी। और जिलेटिन की क्या होती है 0.05, यानी 0.05 का मतलब है कम मात्रा में मिलाया, तो जिसकी जितनी कम होगी वो उतनी ज़्यादा स्वर्ण संख्या कहलाती है। क्लियर? तो ये बात है। अब बात करते हैं अपने इमल्शन की। क्या बच्चों? इमल्शन या पायस इमल्शन या पायस की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट अपने पास इमल्शन, इमल्शन या पायस क्या होता है? ठीक है, ऐसे कोलाइड जिसमें प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था दोनों क्या होती है? द्रव होती हैं। ऐसे कोलाइड जिसमें परिक्षेपण माध्यम तथा प्रावस्था दोनों द्रव होती है, इमल्शन कहलाते हैं। पायस या इमल्शन कहलाते हैं। ये है अपने पास सिंपल सी बात। ठीक है, अब बात क्या देखें, दोनों में से एक अवस्था तेलीय होना जरूरी है। क्लियर? ठीक है, लेकिन दोनों में से एक अवस्था तेलीय होना आवश्यक है, तेलीय होना आवश्यक है। तो ये दोनों में से अपने एक अवस्था क्या होनी है? तेलीय होना आवश्यक होती है, जबकि दूसरी क्या होती है? जलीय। तो इसके आधार पर क्या होते हैं? इमल्शन दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? तथा दूसरा जलीय होना आवश्यक है। और इसके आधार पर अपने क्या इसके दो भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, तो इमल्शन दो प्रकार के होते हैं। इमल्शन दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? पहला अपने पास OW इमल्शन। OW का मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक है, OW जो ऊपर है वो अपने पास क्या? प्रावस्था इमल्शन। ये अपने पास है, यानी वाटर क्या है? माध्यम है, यहां पर जल है। क्या है? ये जल है, माध्यम। और इसके अंदर क्या है अपने पास? ऑयल भरा हुआ है, ऑयल। ये ऑयल है, ऑयल। ये क्या है अपने पास? कौन सा इमल्शन है? OW इमल्शन। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें इस इमल्शन में तेल प्रावस्था तथा जल माध्यम का काम करती है।
बताओ क्या हो सकता है इसका उदाहरण? इसका उदाहरण अपने पास दूध, वैनिशिंग क्रीम, ठीक है। एग्जाम्पल, दूध क्या होता है? दूध में तो क्या होता है? तेल, यानी घी वगैरह क्या होता है? तेल किस अवस्था में होता है? ऑयल की फॉर्म में होता है। बाकी पानी क्या होता है? माध्यम होता है। दूध, वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम। और दूसरा अपने पास कौन सा है? WO इमल्शन। दूसरा है WO इमल्शन। इसमें क्या होता है? ऑयल होता है अधिक मात्रा में। ये अपने पास है, ये ऑयल इसके अंदर फैला हुआ है, क्लियर। और इसके अंदर क्या है? वाटर, जल, 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 ठीक है। तो ये अपने पास क्या है? प्रावस्था। और ये अपने पास क्या है? माध्यम। क्या है? तेल, ठीक है। इसे बोलते हैं अपने ऑयल वाटर इमल्शन, सॉरी वाटर ऑयल इमल्शन बोलेंगे, WO इमल्शन, क्लियर। इस इमल्शन में जल प्रावस्था तथा तेल माध्यम का कार्य करता है। उदाहरण, उदाहरण क्या है अपने पास? घी, घी हो गया, मक्खन हो गया, क्लियर। पनीर हो गया, ठीक है। मक्खन पनीर लिख देते हैं, सिंपल। पनीर, मक्खन, ये हो गया अपने पास। इस चैप्टर से रिलेटेड मेन बातें अपने क्या कर ली? कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बारे में 2-3 पॉइंट और लिखते हैं इमल्शन के बारे में, फिर इसे अपने से कंप्लीट करते हैं, क्लियर बच्चों। तो लिखेंगे इसके अंदर, सामान्यतः जल और तेल आपस में मिश्रित नहीं होते, ठीक है। अब क्या होता है, इमल्शन क्या सीधे सीधे नहीं बनते, तो क्या इनको बनाने के लिए कुछ अलग से कंपाउंड मिलाने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, सामान्यतः जल तथा तेल आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं, क्लियर। मिश्रित नहीं होते हैं। और इमल्शन बनाने के लिए प्रावस्था और माध्यम के अलावा कुछ अन्य पदार्थ भी मिलाने पड़ते हैं। इमल्शन बनाने के लिए प्रावस्था तथा माध्यम के अलावा अन्य पदार्थ भी मिलाने पड़ते हैं, अन्य पदार्थ भी मिलाने पड़ते हैं, क्लियर। और ये पदार्थ क्या करते हैं कि जो माध्यम और प्रावस्था के मध्य एक परत बनाते हैं, ठीक है, जिससे क्या आते हैं, दोनों ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये माध्यम तथा प्रावस्था के मध्य एक परत का निर्माण करते हैं, मध्य एक परत का निर्माण करते हैं जिससे ये आपस में मिश्रित हो जाते हैं,
क्या हो जाते हैं बच्चों, मिश्रित हो जाते हैं। क्लियर, ठीक है। और इमल्शन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं अपने लिए, ये इमल्शी कारक कहलाते हैं, ठीक है। और इमल्शन का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये पदार्थ इमल्सी कारक या पाइसी कारक कहलाते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल अपने पास प्रोटीन, गोंद, स्टार्च, ठीक है, ये सारे इमल्सी कारक होते हैं। तो ये अपने चैप्टर को इसी के साथ कंप्लीट करेंगे बच्चों, ठीक है। अब कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल होंगे, वो अपने नेक्स्ट क्लास में 5-10 मिनट की क्लास लेके इसको ख़त्म करेंगे। क्लियर, तो इसके बाद से अपने बढ़िया बढ़िया चैप्टर और स्टार्ट करेंगे और सिलेबस को जल्दी से जल्दी अपने कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। क्लियर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। लगातार जुड़े रहिए जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू, बाय।